मुझे माना खामोशी थी मियां साहब की तरफ से, और जो टिकटॉक सूबाई गवर्नमेंट है उसकी जो खामोशी थी वो सबको फील हुई। क्योंकि देखिए, हमने किसी की हुब्बुल वतनी पे कभी सवाल नहीं किया, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, सब हुब्बुल वतन है। लेकिन खामोशी जो है बड़ी मायने खेज है, इसने हर्ट किया है पाकिस्तानियों को। जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, वो एक जहनी मरीज है। अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। ये जो इस तरह के जहनी मरीज लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। इंडिया के साथ सीज फायर के साथ अब अवाम के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम के साथ सीज फायर भी होना चाहिए। लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो तो ऐसे किसी तरफ इशारा नहीं करते। हमने जो है अदम एतमाद के ऊपर भी काफी संजीदा गुफ्तगू हुई थी। इस पे मशवरा करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ कर दिए या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कर दिए, जो भी है देखते कि अगर जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो फिर हम उसको करेंगे। उन्होंने इस तनाजुर में नहीं कहा था कि हमने कोई फैसला किया, न हमने कोई ऐसा फैसला किया, ना ऑन रिकॉर्ड है। ये लोग वैसे गलत खबरें फैला रहे हैं। खान साहब जेल में नाहक है, बहुत हो गया। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ सारे जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने पूरे कौम को इतनी बड़ी फतह से नवाजा है और इतनी यकजहती से नवाजा है, उम्मीद इंशाल्लाह वापस में भी एक फीस रहेंगे। किसी शख्सियत का उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है, कोई पेशकश नहीं हुई है। खान साहब जिस कैफियत में है वो अब मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुजर। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, मई का महीना काफ़ी हम कह सकते हैं एक ऐसा महीना था जिसमें हमें सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिला। एक तरफ तो भारत के साथ जो कशीदगी थी, उसके बाद उनका हमला आया, हमले के बाद हमारा जवाब आया, तो खुशखबरी भी कौम के लिए आई, उसका शुक्र भी अदा किया। उसको आपने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि हमने उसको कैसे सेलिब्रेट किया था। तो लग रहा था कि एक ऐसा महीना जिसमें जंग हो गई है, उसमें जंग ही सबसे बड़ी खबर होगी। मगर शायद महीना जब तक ख़त्म नहीं होता, हमारे पास और भी ख़बरें आती रहेंगी। और आज ही एक बहुत बड़ी ख़बर जो थी वो आई थोड़ी देर पहले ही, और वो था हुकूमत पाकिस्तान का फैसला कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो भारत के ख़िलाफ़ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा और उसके अंदर जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी भारत को, तो उस पर उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा जो है उस पर तरक्की दी है। ये इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, मगर जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो उनकी खिदमत को जारी भी रखा जाएगा। ये जो फैसले थे, ये आज जो काबीना की मीटिंग हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसमें किए गए हैं और फिर उनको अनाउंस किया। ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म साहब ने ये इतने अहम फैसले करने से पहले सदर मुमलिकत से मुलाकात की और उन्हें भी एतमाद में लिया। बहुत एक अहम डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे पास तारीख़ में इस तरह की बहुत कम, हम कह सकते हैं कि इसके पैरेलल्स या मौजूद हैं। आज अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो इससे पहले सिर्फ एक ही पाकिस्तान में गालिबन इस तरह का एग्ज़ाम्पल रहा है, और वो सदर जनरल अयूब खान साहब का था, जो इससे पहले फील्ड मार्शल बने थे। ये एक एजाज़ी ओहदा है और ये ताहयात ओहदा मिलता है। अयूब खान साहब के हिस्से में भी या केस में भी हम कह सकते हैं कि वो जब फ़ौज से रिटायर भी हो गए, सियासत से भी रिटायर हो गए, तो फील्ड मार्शल का जो ओहदा था वो उनके पास अपने मरते दम तक रहा। इसके साथ साथ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि फील्ड मार्शल का जो ये ओहदा है, ये सबसे ज़्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर का ओहदा होता है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से माफ़ करिएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक पैगाम भी सामने आया। ISPR ने उसको रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने ये एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और उन्होंने इसके साथ साथ सदर का, वज़ीर आज़म का, काबीना का शुक्र अदा किया और कहा कि ये जो एक एजाज़ है, ये अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एक एजाज़ है।
ये ऑब्वियसली अब इसके तनाजुर में पाक भारत जो जंग हुई है और उसका जो फॉल आउट है उस पर भी हम बात करते रहे हैं और करते रहेंगे, मगर जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है जिस पे जिक्र करेंगे वो है जो क़यासराई हो रही है, या एक तरफ क़यासराई हो रही है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार आवाज़ आ रही है कि अगर दुश्मन के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो जो एक सियासी जमात है उसके साथ क्यों नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडरशिप है वो भी ये कहती रही है। आज सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक बहुत हम कह सकते हैं कि मायने खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मीडिया से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर इमरान खान साहब अपना हिस्सा डालने को तैयार है। क्या वो भी एक सीज फायर की तरफ ही इशारा दे रहे हैं? क्या वो भी किसी को पैगाम दे रहे हैं कि अब बातचीत के लिए वो तैयार हैं? तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अगर जिक्र करें तो वो तो बिल्कुल तरदीद कर रही है इस बात की। बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि ना तो इमरान खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, ना जाने का इरादा है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कैसर अहमद साहब, वफाकी वजीर हैं बराए सरमायाकारी, और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शेख साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये फैसला आज काबीना में हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक बड़ा फैसला है, तो ये क्या कुछ दिनों इस पे कोई कंसेंसस बिल्ड हुआ, कोई बात हुई, कोई, या आज ही फैसला सामने आया और आज ही आप सबने अप्रूवल दे दी? क्योंकि सदर साहब का भी यही जिक्र आज ही आ रहा है। सो वाज इट इन द मेकिंग फॉर सम टाइम? ये तो देखिए ना, जंग पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीती है, और ये ओहदा आम तौर पे ये आपने देखा होगा कि जब जंग कोई जीतता है ना कोई मुल्क, तभी ये ओहदा दिया जाता है, ये इस किस्म की एलिवेशन होती है। खैर सर, अयूब खान साहब ने तो कोई जंग भी नहीं जीती थी। अयूब खान साहब को एक 60 साल पुराना है वो मिला पाकिस्तान में, और उसके बाद आम तौर पे ये यही होता है दुनिया में कि जो जंग के बाद एक जो कारनामा होता है, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। इतने बड़ी 10 गुना अपने से जो डिफेंस का उनके पास बजट, और उनकी इकानमी 12 गुना है हमसे, जो 4 दिन में उनका अच्छा खासा उनके साथ हमने किया, और वो तो भूल गए वो जंग करना, जो सारी ही इंडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, उस सारी दुनिया में किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। ये बताइएगा, तो जो एयर चीफ की भी ऑब्वियसली आप लोगों ने मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया, तो वो उसका पीरियड क्या है, कितनी एक्सटेंशन उनको आपने दी है? ये आज कोई एक्सटेंशन का तयन नहीं हुआ। अच्छा। आज कैबिनेट में पूरी डिस्कशन हुई इसकी। पहले तो मैं खुद अपनी तरफ से कैबिनेट की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को। उन्होंने जो जिस तरह मैनेजमेंट की और जिस तरह जंग का को किया, जिससे हौसले थे, डिटर्मिनेशन थे, तो वो फुली डिजर्व करते थे। तो हमें पूरी कैबिनेट को बहुत खुशी हुई और सब ने थम्पिंग से उनका वेलकम किया। और ये तो मतलब कोई डिबेट की इस पे जरूरत ही नहीं पड़ी। डिबेट की इसमें कोई जरूरत है भी नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर, और क्योंकि काफी दिनों से ये बात जहनों में थी, मेरे अपने ध्यान में था। अच्छा। ये डिबेट तो नहीं हुई और ना कोई हमने कोई। तो सर, ये प्रपोजल वजीर आजम साहब की तरफ से है वेरी क्विकली, बिकॉज़ वक्त थोड़ा कम है। ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, और वजीर आजम साहब ने उन्होंने ये बताया कि मेरी प्रपोजल को प्राइम मिनिस्टर की भी एंडोर्समेंट है और फिर कैबिनेट में पेश की गई। तो कैबिनेट ने यूनानिमसली सारा बड़ी खुशी से इसको सराहाया, उनको, उनकी खिदमत को, उनके काम को जो मुल्क के लिए उन्होंने किया। बिल्कुल ठीक। जी जी, शेर अली अरबाब साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़, कोई आप लोगों की पार्टी पॉलिसी तैयार है? आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? सच कोई पार्टी पॉलिसी तो फिलहाल सामने नहीं आई। ये जो इंडिया के साथ मसले मसाइल हैं, ये ना अभी ख़त्म हुए हैं, ये आगे आएंगे, बिकॉज हमें उनकी नेचर का पता है। 2019 वैसे भी सीज फायर है अभी, इट्स नॉट द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। और आप अगर वहाँ की मैसेजिंग देखें, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग, इट्स अ वेरी, ये सीज फायर भी नहीं है, कंडीशनल सीज फायर है, अगर आप उनकी मैसेजिंग देख लें। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ज़रा हम अगर पीछे भी जाएं, मुहर्रिकात देखें, जब लास्ट टाइम भी
फील्ड मार्शल एक बनाए गए थे, तो उसकी रिप्रिकॉशंस क्या थी, उसकी आगे क्या थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बिलखुसूस जिस महारत से और जिस प्रोफेशनलिज्म से इंडियन थ्रेट को थ्वाट किया, इसमें इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हमारा तो यही, मेरा तो मतलब बड़ा क्लियर है कि जी मुल्क पे इतना भी सख्त वक्त आएगा तो हम मुल्क के साथ भी खड़े हैं, हम अफवाज के साथ भी खड़े हैं, बर्री हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो। हाँ, ये भी मेरा मानना है कि हर अफसर जो आइन को माने, जो अपने ओथ पे अमल करे, वो हमारे लिए काबिल कदर है। जो नहीं माने वो तो ऑफिसर है ही नहीं। तो बिकॉज अगर आप अपना जिसके अंदर आपने ओथ लिया है और जिस चीज़ को आपने कहा है, अगर उन चीज़ों पे आप अमल ही नहीं करते तो आप सर्विस के अहल ही नहीं। सो इस प्रोवाइजो को रखते हुए आई थिंक वो है। शेख साहब, अब सर बहुत से सवालात हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला आया, ज़्यादा तफसील हमें भी नहीं मालूम, तो यू नो आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई इश्यूज। सर, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ओहदा उन्हीं के पास रहेगा, या अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कोई नई सिलेक्शन होगी? मैं समझता हूँ कि ये थोड़े वक्फे के बाद ही, थोड़ी देर के बाद ही हर चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी। आज कैबिनेट में इन बातों पे और डिस्कस नहीं हुआ, तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। यू थिंक के वजीर आजम साहब ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बट उन्होंने आप लोगों के साथ तफसील शेयर नहीं की? नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आज उनको एक फील्ड मार्शल के ओहदे की जो बात हुई है, सिर्फ उसी पे ही, और उनका सजूद आपके जो आपके वो रिटायर डेट के बाद भी आप कह रहे हैं ड्यूरेशन का फैसला नहीं हुआ? नहीं, कोई वो और तफसील नहीं हुई वहाँ पे। जो हमने सिर्फ यही बातें हुई हैं, और चंद दिनों में, चंद घंटों में वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिकली। तो सर, अब फील्ड मार्शल की जो पोजीशन है, ये तो गालिबन जॉइंट चीफ से भी ऊपर की सीनियर पोजीशन है। बिल्कुल, ये तो अब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, ये अब जॉइंट चीफ से भी सीनियर होंगे? यही मैं कह रहा हूँ, मुझे तो देखिए ना, आप जो बात कर रही हैं, मेरे ध्यान में भी मुख्तलिफ ये बात क्लियर होगी ना, ये सब चीज़ें बाकायदा क्लैरिफाई होंगी कौन किसके नहीं। बट सर, ये कौन क्लैरिफाई करेगा? ये तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये काबीना ने फैसला नहीं करना तो ये वजीर आजम साहब करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी। तो मीटिंग होती रहती है, बिल्कुल काबीना के पास आएगा। आज जो कुछ आया मैंने आपको बता दी, काबीना बिल्कुल आएगा, काबीना के पास तो हर चीज़ आती है, बड़ी अहम बात है। ये जो भी चीज़ें हैं वो आपके जहनों में मुख्तलिफ क्वेश्चन है और लोगों के पास भी होंगे, तो वो काबीना में आएगा लाजमी। ये मैं आपको इस बात की जिम्मेदारी से कहता हूँ। कल परसों फिर मीटिंग हो सकती है काबीना की, उसमें ये चीजें जो सारी है डिटेल्स वो तय हो जाएंगी। सर, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो जिस किस्म की कयासराई शहर में होती रही, और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इस मूव को सपोर्ट करती है, तो सर वो जो कयासराई या र्यूमर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि आगे बात हो रही है कि आप लोगों से कोई डील शील होने लगी है। अब आज जो सलमान साहब का भी मैंने आपको जुमला सुना दिया, ये भी बात हिस्सा डाला। अलीमा खान साहिबा का भी बाय द वे एक ट्विटर पे वो दिखा रहे हैं कि उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा जी मैं इसका जवाब नहीं देती। अमूमन बंतापिशी हैज यू नो एज एन इमरान खान साहब का पैगाम हर चीज पे वो उनके पास होता है, इस पे उनका मैं नहीं इस पे बात करती। इसमें आपको क्लियर कर दूं, दो तीन रियलिटीज है इस मुल्क में। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब कभी अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, एस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमती वक्त से भी, मोर और लेस द सेम थिंग, कोई डील नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे सर वो ये जो आज के फैसले हैं? आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। मैंने कहा, ये नहीं कहा कि येस और नो, मैंने कहा आई डोंट थिंक सो। जितना मेरा ख्याल है, जितना मैं उनको जानता हूँ 14 साल से, मुझे नहीं लगता। बट यू नेवर नो। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी ये जंग, ये छोटे पैमाने की जंग हुई, इससे जो एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए, और स्पेशली सऊदान को सीखनी चाहिए, कि जब तक इंटरनली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इंटरनली चीज़ें ठीक तरफ नहीं जाएंगी, हम अपने आइन और कानून की तरफ वापस नहीं आएंगे, तो
इन चैलेंजेस का हम उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक आप पूरे पाकिस्तान में विक्ट्री रन्स करते रहें, स्टीमर्स करते रहें, नहीं आएंगी। सो अकल की बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बात जाए और उसके लिए ऊपर एक ही हिंज है, खान साहब के साथ इंसाफ होगा, तहरीक इंसाफ के साथ एक किस्म का डायलॉग होगा, तो तब अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायलॉग किससे हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो या हुकूमत से हो। सो उसमें दो तरीके हैं, या तो फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बने कि जी मुज़ाकरात फिर सारी सियासी जमातों के साथ हों और एक एजेंडा पे हो कि कैसे आइन और कानून पे आया जाए, कैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को बरकरार रखा जाए, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो की, और ऐसे कैसे इंश्योर किया जाए कि सियासतदान पावर के लिए मुक्तदर हलकों के पास ना जाया करें, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात का एजेंडा ये हो कि जी लेट्स यू गो बैक टू योर जॉब एंड लेट अस डू आवर जॉब। सर एक तीसरा ऑप्शन भी है। जी प्लीज, अच्छी बात है सर। तीसरा ऑप्शन जो हमारी तारीख है वो ये है कि कौन बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ठीक ना, वो तो ठीक है, तो उसके ये तो अगर वही एक्सपीरियंसी हुई तो फिर आप यही दुआ करें कि कल को जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो एक 2 दिन के हों, 10 दिन तक 12 दिन तक से ज्यादा गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। शेख साहब, ये क्या कोई गुंजाइश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करने की, और खास तौर पे जो ये बात की है ना शेर अली अरबाब साहब ने कि सारी जमातें बैठें और ये देखें कि जमहूरियत को या आइन को कैसे मजबूत करना है, इसकी खास तौर पे कोई गुंजाइश है सर? एंड ऑल पार्टीज गुंजाइश देखिए, वो हमारे मुल्क की पार्टी हैं, वो हर वक्त गुंजाइश होती है और मुल्क के मफाद में मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस वक्त बैठ के ये मुआहदा करना चाहिए। कौन सा मुआहदा सर? मिल बैठ के काम, मुल्क के बेहतरी के लिए सलाह मशवरे का मुआहदा। सर अगर उसमें आपकी हुकूमत को कोई खतरा हो, आई मीन हाइपोथेटिकल पोजीशन है कि अगर ऐसा डायलॉग सारी जमातों के साथ करने की वजह से आपकी हुकूमत को कोई खतरा हो, तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे ये डायलॉग? इस वक्त हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जो उनकी पोजीशन हुई है बड़ी वीक हो गई है, ये फिजाए बदर नहीं सर, मैं तो ये बात कर रही हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे आप करेंगे? अगर आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो असेंबली में आके तो हमारी तो मेजॉरिटी वहाँ है, कोर्टों में उनके केसेस चल रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वही कोर्ट्स में ही जा सकते हैं ना? या कोई बताइए कि कहाँ वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त कौमी मफाद में उनको खुद ये उनके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज देखिए, अब ये हमारा तो चल रही है 1.25 साल से और हमने रिमार्केबल रिजल्ट दिए, और अब आज जो कुछ हुआ है ये तो सैकड़ों सालों में, मुझे नहीं पता, 12 गुना उनकी इकानमी है इंडिया की और 10 गुना उनका बजट है, कुछ सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं सर, ये पुलवामा पे के कॉन्फ्रंटेशन भी हम ही जीते थे, ये अभी कुछ साल पहले ही हुई। कौन सा? पुलवामा और बालाकोट की भी कॉन्फ्रंटेशन हम ही जीते। इसके मुकाबले में बहुत मामूली मामला। वो ये तो फुल फ्लेज वार हुई है। वो तो आपके यहाँ पूरे हमले हुए हैं, आपका नूर खान बेस पे, अब तो टोटल, ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि आर्मी ने किए, तो और ये मेरे नॉलेज में नहीं है, हज़ारों साल में, ये मैं जंग बदर की आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक अल्लाह ताला का मुआवजा हुआ है, हमारी फौज का एक कमाल उन्होंने। सर बट मतलब कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अब इतनी बड़ी ये फतह है कि अगर जमहूरियत या आइन के कोई मसाइल हैं तो वो इररेलेवेंट हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा। जमहूरियत का तो हम जमहूरियत के तहत ही चल रहे हैं। जमहूरियत का फैसला तो कोर्टों ने, आप बताइए फैसला किसने करना होता है? क्या टॉक शोज में फैसला हो जाएगा कि जमहूरियत किसको कहते हैं या कौन ठीक कह रहे हैं? आपके यहाँ इदारे हैं ना, इदारे जो हैं वो तो फ्री हैं, हम तो उनको नहीं कुछ बाउंड कर रहे। फ्री सर, वेरी क्विकली लास्ट कपल ऑफ मिनट्स। ना कोर्ट ने करना है ना असेंबली ने करना है, फैसला अवाम ने करना होता है, और जब अवाम के फैसले के ऊपर इस किस्म का एक हो जाए तो वो ना मैंडेट रह जाता है, ना अवाम बीच में आ जाती है, ना अवाम का इंटरेस्ट रह जाता है, और ना उस तरह जमहूरियत और ना उस तरह ना आइन और ना पार्लियामान। सो अभी भी वक्त है, हम सिर्फ ये डिमांड करते हैं, चलें मिनिस्टर साहब से एज ए पर्सनल एज ए कॉलीग MNA कि जब भी हो, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, अगला इलेक्शन जितना जल्दी हो सके,
इंश्योर करें सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के कि जी जो भी हो दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको हमने इंश्योर करना है कि ये फ्री एंड फेयर हो, इसमें कोई किसी किस्म का इदारा मुदाखलत ना करे। उसकी वो अगर बुनियाद ठीक बनेगी तो आगे चीजें ठीक जाएंगी। उसके बिकॉज आपकी अगर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, उसका स्टांस, उसका तरीका, उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे ऊपर अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिनिस्टर साहब, हमारे ऊपर अल्लाह ताला का पुलवामा के टाइम पे भी, पहलगाम के टाइम पे भी बड़ा एहसान रहा है कि इतनी बड़ी कन्वेंशनल और इतनी बड़ी दुश्मन का हमने इस तरह मुकाबला किया। लेकिन अब हर दफ़ा जो है वो तो हम अल्लाह की नुसरत के अलावा अपनी तैयारी को भी देखेंगे ना। वरना हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो थे वो बहुत तकवा के सहाबी थे, लेकिन जब उनको कमान मिली उन्होंने कहा नहीं, हज़रत खालिद बिन वलीद इज़ अ बेटर जनरल, उनको दें। और तकवे में तो कोई कमी नहीं थी इनकी वहाँ पे, और सहाबी थे दोनों, ये भी नहीं थे कि कोई यहाँ हमारी तरह के वो हो, सहाबी थे दोनों। कहा नहीं, ही इज़ अ बेटर, मतलब क्या मतलब है कि उनका तकवा ज्यादा था, दोनों एक तरह थे, बट ही चोज ही इज अ बेटर जनरल, इज अ बेटर टैक्टिशियन, दैट्स व्हाई ही लेड। सो सिर्फ ये नहीं होता, अब ईमान की ताकत अपनी जगह, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट आपने थोड़ी बहुत हालात को भी देखना है, तैयारी को भी देखनी है, अपनी मईशत को भी देखनी है, अपनी रियलिटीज को भी देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज नूर मुकद्दम केस जो था, हम कह सकते हैं कि इट फाइनली रीच्ड इट्स एंड, और जो सज़ा लोअर कोर्ट्स में मिली थी तकरीबन वही जो मुल्जिम के लिए उसको अपहोल्ड किया गया। मैं अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके अलावा मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय ऑल फोरेंसिक रिपोर्ट, बाय फोटोग्राफिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में, और सब में प्रूव हो गया है। जो मर्डर है उसने जज के सामने भी उसको तस्लीम किया है। ये एक सुपर इंटेलिजेंट और क्रूर आदमी है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे, और वो है नूर मुकद्दम कत्ल केस। चंद साल पहले जब ये इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने इस्लामाबाद क्या पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया। जो तफसील थी इस कत्ल की और जिस तरह की बातें सामने आई तो सब कुछ परेशान, एक बहुत कमज़ोर लफ्ज़ है मेरे ख्याल में। एवरीबडी वाज लेफ्ट हॉरिफाइड एट द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस मर्डर। आज फाइनली वो केस जो था वो अपनी अपील्स का प्रोसेस मुकम्मल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर फैसला आ गया। एक 3 रुकनी बेंच ने जो मरकज़ी मुजरिम था ज़ाहिर जाफ़र और उसके जो शरीक मुजरिमान थे उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपील्स थी उन पर फैसला सुना दिया। कत्ल के मुकदमे में जो ज़ाहिर जाफ़र है उनको सजाए मौत जो थी उनकी वो बरकरार रखी गई, मगर रेप केस में जो सजाए मौत थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद को कम करके 1 साल कर दिया गया है। जो अहले खाना के नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का इशू था उसके ऊपर भी अपना हुक्म जो है वो बरकरार रखा है, मगर जो साथ घर का माली और चौकीदार था उन्होंने जितनी सजा अब तक काटी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काफ़ी है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। निचले लेवल पर उनको 10 साल की सज़ा दी गई थी। ये ऑब्वियसली आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। इससे पहले हमने सारा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसका अपील्स का प्रोसेस देखा। जो फैसला आया था 13 मार्च 2023 में, और उसके बाद ये यहाँ पहुँचा था। वहाँ भी जो सज़ाए मौत थी उसको अपहोल्ड किया गया था। बहुत अहम केस जैसे मैंने शुरू में भी कहा, और साथ में एक दफ़े फिर जब बहस हुई इसके ऊपर आज कोर्ट में भी पिछले चंद दिनों हमने देखी, उससे पहले भी रही। बहुत अहम इश्यूज़ हैं इस केस में। तो फैसला था ही इंसाफ का और यही होना चाहिए था, मगर साथ में इश्यूज़ ये भी हैं जिन पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो उसके अंदर जो औरत होती है उसके ऊपर कितने सवालात उठाए जाते हैं, उसके किरदार के ऊपर कितने सवालात उठाए जाते हैं। ये ना पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी बात है कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये दुनिया भर में हम देखते हैं। जितनी मर्जी इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए, डिबेट हो जाए, ये इशू जो है ये कभी रिजॉल्व नहीं होता। डिफेंस अमूमन ऐसे केसेस में ख़वातीन की हम कह सकते हैं ना वे किरदार कशी करते हैं टू हेल्प देयर क्लाइंट।
साथ में ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ का भी इसमें इशू इन्वॉल्व है। खैर, इसके एंगल्स बहुत ज़्यादा हैं, हम आज कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो इशूज़ हम हल करें और फिर उम्मीद है आने वाले दिनों में इस बहस को जारी रखें, ख़ास तौर पे कि इस सज़ा से कितना फ़र्क पड़ेगा टू द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन जनरल। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज खान साहिबा, कोर्ट रिपोर्टर है, ये सारा केस फॉलो करती रही हैं, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुवद्दत हुसैन राना साहब ने। ये प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हैं एंड ही वाज एमिकस क्यूरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं मरियम साहिबा से गुफ्तगू का आगाज करूंगी, क्योंकि वो कोर्ट में मौजूद थी और हमें जरा केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई हैं उसके बारे में बताएंगी। जी मरियम नवाज साहिबा, ये बताइएगा कि पिछले दो तीन दिनों में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, क्या उनका फोकस रहा और जो डिफेंस की आर्ग्यूमेंट्स थी वो क्या कहते रहे? देखिए, जो जाहिर जाफर के वकील हैं सलमान सफ्तर, बैरिस्टर सलमान सफ्तर वैसे फौजदारी के कानून में काफ़ी माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने जब इस मुकदमे का आगाज़ किया और जाहिर जाफर से मुतालिक उन्होंने अपील में रिलीफ लेने की कोशिश की, तो जो उनका पहला नुक्ता था वो ये था कि जाहिर जाफर जहनी तौर पर दुरुस्त, उनकी जो है वो जहनी साख दुरुस्त नहीं है, वो पागल हैं, वो तो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, जब उनकी इस बात को अदालत ने बाय नहीं किया कि और वो ये इस्तदा कर रहे थे कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो जाहिर जाफर की जहनी साख्त का जो है वो अंदाजा लगाए कि वो दुरुस्त है या नहीं है। तो इसके बाद जब ये उन्होंने प्ली ली और बेंच इस पर राजी नहीं हुआ, 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने अगले नुक्ते पर जाते हुए केस के अंदर चीदा गलतियां निकालना शुरू की, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। 20 जुलाई 2021 से लेके आज के दिन तक इस केस को हमने देखा कि जब भी ये जिंदा हुआ तो हर एक ने जो है वो इसके बारे में जानना चाहा, इसकी वेरेसिटी ऐसी थी, बेईमाना कत्ल था। तो उन्होंने बेंच को ये रजामंद करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो नूर मुकद्दम है, जो मकतूला है, उनका इसके अंदर कितना पार्ट था। तो उनका जो ये फोकस था, ना चाहते हुए भी जाहिर बात है कि जाहिर जाफर के वकील ने ये कोशिश की साबित करने की कि नूर मुकद्दम खुद अपनी मर्जी से वहां गई थी, जबकि ये एक अगवा का मामला भी था। फिर उनका ये कहना कि वो जाहिर जाफर के साथ अपनी रजामंदी से रह रही थी, ये इस पॉइंट में जो है वो अदालत में बहुत ज्यादा बार हमने देखा कि अदालत इस पॉइंट को उनके कहने पर इस पर हमने रिमार्क्स भी आते देखे। और इससे कबल जब मातहत अदालत में इस किस्म की बात करने की कोशिश की थी जाहिर जाफर के वकील ने, तो वहां पर ये साबित नहीं कर सके थे, बल्कि वहां पर स्टोरी कुछ और थी। यहाँ पर हुआ कुछ ये कि जो जाहिर जाफर के वकील हैं उन्होंने दूसरा नुक्ता ये उठाया कि नूर अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद थी, और इस पर जो है वो एक बहस ये चल पड़ी कि आप विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग की तरफ नहीं जा सकते, एक बेईमाना कत्ल है और उसका कोई भी जो है वो जवाज नहीं हो सकता। तो बहरहाल अदालत की जानिब से जहां एक तरफ की ऑब्जर्वेशंस आई तो ये ऑब्जर्वेशंस भी आई कि बेईमाना कत्ल है, मुल्जिम मौके पर मौजूद था, जो आला कत्ल था, यानी जिस छुरी से जो है वो कत्ल किया गया, उससे मुतालिक भी बेंच के ऑब्जर्वेशंस आई कि वो जो स्विस नाइफ है वो तो किसी नॉर्मल बंदे के पास हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल जहां ये हाई प्रोफाइल केस था, एक जो ये कहा जाता है कि एक बड़ी फैमिली से जो है वो जाहिर जाफर का ताल्लुक है और इसी वजह से काफी टैक्टिक्स इस केस में अपनाए गए, तो वो सारे टैक्टिक्स जो है वो इन द एंड आके कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां पर आकर ये पनिशमेंट जो है वो रिग्रेस कर दी थी, सख्त कर दी थी, हमने देखा कि वही पनिशमेंट दोबारा से ट्रायल कोर्ट वाले स्टेज पर चली गई और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसको अपहेल्ड किया और अदालत ने इस हद तक रिलीफ दिया है कि जो अगवा का केस था उसमें 10 साल की जो सजा थी जाहिर जाफर की, उसको कम करके 1 साल किया गया है। उनके वालिदैन और थेरेपी वर्क्स वाले ऑलरेडी बरी थे, और फिर जो जाहिर जाफर के ये डबल जो सजाए मौत थी उसको कम करके 1 सजाए मौत और 1 उम्र कैद की सजा जो है वो बरकरार रखी है अदालत ने। साथ में जो जुर्माना था 5 लाख का गालिबन वो उनको अदा करना होगा। और उसके अलावा जो अब ये देखना है कि रिव्यू का जो है वो एक ऑप्शन इनके पास भी मौजूद है, तो ये रिव्यू में जाएंगे या फिर जो सजाए मौत है उसको उस पर अमल दरामद होगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप यू वर पार्ट ऑफ द केस इन अ वे, तो आप सर क्या आपका एडवाइस रही टू द कोर्ट ऑल्सो, और क्या कॉन्टेक्स्ट था? जी करेक्शन कर, हाँ जी, इस पर्टिकुलर केस में कोई एमिकस टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, और ये केस प्लेनली आर्ग्यू किया गया। अब मैं उससे पहले एक जो प्रेसिडेंस जिसके ऊपर आजकल बात की जाती है मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो केस था सफिया बानो केस, जिसमें 3 ऐसे लोग जिनके ऊपर मर्डर
के एक्यूजेशंस थी और फिर उनको सेंटेंस किया गया था, उन तीनों को एक 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के स्टडी किया था और उसके ऊपर एक 84 पेज जजमेंट, बहुत तफसीली जजमेंट आई जिसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली और पाकिस्तान के उस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को दुनिया में एक मॉडर्न लेजिस्लेशन के तौर पर देखा गया। वहाँ पर ये तय करने की कोशिश की जा रही थी इन सफिया बानो केस कि अगर मेंटल हेल्थ प्ली लेनी है किसी ने तो उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। ठीक है, लीगल प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्ली जब ली जाए कि एक मुजरिम या मुल्जिम जब ये प्ली लेता है कि उसके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके लिए कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया कि उसके क्या मेथड्स होंगे और क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे। सफिया बानो केस उसमें मैं एमिकस था सुप्रीम कोर्ट के साथ उस 5 रुकनी बेंच का। उसके अलावा उसने उस पर्टिकुलर बेंच ने ये भी तय कर दिया फॉर ऑल फ्यूचर एक्शंस कि जब भी चाहे वो इब्तदाई इंक्वायरी का टाइम हो किसी मरीज या किसी ऐसे शख्स का जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो मर्डर का, इब्तदाई इंक्वायरी हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो, सज़ा सुनाई जा सके और सुनाई जा चुकी हो, प्रिजनर हो वो शख्स या फिर जिस वक्त उसको सज़ाए मौत दी जानी हो, हर मौके पर अगर उस सफिया बानो केस में ये कहा गया कि अगर ये प्ली किसी तरह से सामने आए कि वो शख्स ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है तो इसका फैसला कभी कोर्ट नहीं करेगी, इसका फैसला करेगा एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड। ये पावर्स हमेशा से जजेस के पास रही हैं कि उनका प्रीरोगेटिव रहा है कि वो एक पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस की बुनियाद पर और जो थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू उस मुल्जिम या मुजरिम के साथ हो वहाँ वो ये तय कर लें कि मुझे इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाना है या नहीं। ये प्रीरोगेटिव एक्चुअली उस सफिया बानो केस में जज साहिबान से ले लिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट और ये कहा गया कि अगर रिमोट पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती हो इस बात की कि एक शख्स जो है वो जहनी मरीज़ हो सकता है तो उसका फैसला, जैसे कि अगर दिल का मरीज़ है कोई तो उसके बारे में फैसला एक दिल का डॉक्टर करता है और इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करने के बाद करता है कि वो दिल का मरीज है। व्हाट वाज योर टेस्टिमनी इन दिस पर्टिकुलर केस? मेरी टेस्टिमनी इसमें तो बिल्कुल सिरे से ही नहीं है और ना ही कोर्ट ने कोई एमिकस मुकर्रर किया। जैसे मैंने अर्ज किया मैं सफिया बानो केस में एमिकस था जो इससे मिलता जुलता केस था लेकिन उसके बिल्कुल अलग पहलू हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि मैं यहाँ ये भी अर्ज करना चाहूँगा इस प्रोग्राम की निस्बत से कि अभी डिटेल्ड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सामने नहीं आई तो हम सब चूँकि बहुत जज्बाती तौर पर इस केस में एक तरह से बशमूल मेरे एक आम शहरी की हैसियत से तो ये मौका सबसे पहले ये है, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे ज़ख्म जो थोड़े थोड़े मुंदमिल हो गए थे लोगों के इस वाक़े को, अंधोनाक वाक़े को सुनकर, वो आज हरे हो गए हैं जी। नूर मुकद्दम के घर वालों के ज़ख्म सिर्फ हरे नहीं हुए, हम सब के ज़ख्म हरे हुए हैं। ये खुद एक मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है तो हमें इसे भी रिकग्नाइज करना है इस केस को स्टडी करते हुए। जी मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स हुई ख़ास तौर पे किडनैपिंग के इशू को जो आप कह रही हैं हाईलाइट किया गया, ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नहीं इशू उठाया गया था? देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने भी अपील में ये इशू उठाया गया था लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो डिवीजन बेंच था जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस सरदार एजाज इसहाक थे, उन्होंने जो उस वक्त जाहिर जाफर के वकील थे उनका ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी कबूल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था क्योंकि डिफेंस जो नूर के वकील है शाह खावर है, उन्होंने पहले भी ये कहा, उन्होंने आज भी ये कहा कि जो ये कहना बार बार के नूर वहां अपनी मर्जी से गई थी या इस बहस में पढ़ना कि वो किस तरह से जो है वो 2-3 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें मुकदमे में जो एक बुनियादी इसका आंसर है वो ये है कि जो फैक्ट्स हैं केस के वो कुछ और हैं। नूर के से मुतालिक जो है वो ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने अपने घर वालों को फोन करके बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, फिर वहां पर जो हुआ वो सच था झूठ था, किस किस्म की सिचुएशन थी। सबसे बड़ी जो शनीद थी इस मुकदमे में वो सीसीटीवी फुटेज थी और सीसीटीवी फुटेज के अंदर डेंट क्रिएट करने की कोशिश जाहिर जाफर के वकील ने खूब की लेकिन वो नहीं हो सकी क्योंकि सीसीटीवी जब अदालत के सामने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखी गई थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा देखी गई थी तो तब भी ये बात इस्टेब्लिश हुई थी कि वो मुकम्मल 3 दिन की डीवीआर है
और उसके अंदर कई मर्तबा देखा गया था कि मकतूला ने वहां से भागने की कोशिश की थी, तो वो जो किडनैपिंग का आंसर है उसको जो है वो स्टैम्प करती है, उस बात की तस्दीक करती है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अगवा का केस था उसमें भी सजा बरकरार रखी और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि बार बार जो है वो ये कहा गया कि किडनैपिंग का जो आंसर है वो दुरुस्त नहीं है और एक लिविंग रिलेशनशिप का जो मामला था उसको उठाया गया और जजेस इस बात को तस्लीम भी कर चुके। अब उनके सामने क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि इस केस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत सारा ऐसा था जिसको जाहिर जाफर के वकील ये कह रहे थे कि मैं खुली अदालत में पढ़ नहीं सकता, आप खुद पढ़ लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स थी, पोस्टमार्टम की चीजें थी, तो बहरहाल उनको पढ़ने के बाद बेंच अभी अपने तफसीली फैसले में लिखेगा कि वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचा कि किडनैपिंग की सजा कम की जाए। बहरहाल वो ये तो समझते हैं कि किडनैपिंग हुई, तो इसीलिए उन्होंने कुछ सजा बरकरार रखी, लेकिन उसको खत्म जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं किया। तो दैट मीन्स के बेंच का ये ख्याल नहीं है कि किडनैप नहीं किया गया था। तो बहरहाल अभी तफसीली वजूहात आने से साबित होगा कि क्या जो है वो बेंच ने समझा कि क्यों सजा को कम करके एक सजाए मौत बरकरार रखी जाए, किडनैपिंग की सजा भी कम की जाए, फिर जो शरीक मुल्ज़िमान थे उनको भी उनकी सजाएं मुकम्मल होने पर बरी कर दिया गया। तो अभी रीजनिंग आना बाकी है। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये सबके लिए बहुत एक चैलेंजिंग वक्त होता है, तो ख़ास तौर पे सर जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस किस्म का जुल्म हुआ हो, ये आई मीन यू नो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मर्डर केस, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, जिसको कहते हैं ना अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह का जो तशद्दुद है उसको लोगों को ताकि समझ आए, इसको कैजुअली ना लिया जाए, ये जो विक्टिम शेमिंग की बात है ये बाद में ना हो, ताकि ना सिर्फ लोग रिपोर्ट कर सकें बल्कि इनका हल हम कत्ल होने से पहले भी ढूंढ लें। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एज अ साइकाइट्रिस्ट विक्टिम शेमिंग एक्चुअली हमेशा एक ऐसे माशरे में की जाती है जहाँ पे जो कमज़ोर है उसके राइट्स नहीं होते, वहाँ सिर्फ ताकतवर के राइट्स होते हैं। इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट है विक्टिम का और प्रोसिक्यूटर का। असल हकीकत जो आज़ाद सेहतमंद माशरे होते हैं वहाँ पर अफराद बराबरी की सतह पर देखे जाते हैं। वहाँ पर वो जो जुर्म है वो किसी मर्द के साथ किया गया हो, वो किसी औरत के साथ किया हो, किसी बूढ़े और किसी बच्चे के साथ किया गया हो, वो जुर्म ही की हैसियत से लिया जाता है। विक्टिम का तो तस्वर ही एक बहुत ही नेगेटिव तस्वर है। जो जुर्म होते हैं उसमें से तो या तो सरवाइव करते हैं लोग जी, तो वो बहुत बड़े सर्वाइवर होते हैं। सो बुनियादी तौर पर इसको यूलोजाइज करने की कोशिश करना या इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करना कि एक शख्स वहाँ पर था ही क्यों, उस खातून ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे थे, ये तो एक इंतहाई जो शिकस्ता हाल माशरे होते हैं जो इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा पस्त हो चुके होते हैं, वहाँ इस तरह की दलीलें एक बीमार जहन दिया करता है। एक सेहतमंद माशरे में तो औरत की कदर और उसका जो स्टेटस है वो यूं ही आम इंसानों से भी बहुत ऊपर लिया जाता है। और इस्लामी माशरे में तो ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंसेस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के स्टेटस के बारे में रख दिए हैं, उसके बाद तो कोई तस्वर ही नहीं बचता कि जहाँ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के आने पर वो खुद खड़े हो जाते थे अपनी जगह से। तो उन्होंने जो औरत को स्टेटस दे रखा है उस माशरे में ये कहना कि उसको आप एज ए विक्टिम शेम करें, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बीमार जहन ही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा के हवाले से। Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians in the occupied Palestinian territory. For more than 10 weeks, nothing has entered Gaza, no food, medicine, water or tents. This council has adopted resolutions that demand all parties to the conflict comply with international humanitarian law and protection of civilians, including humanitarian personnel. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बैनुल अक़वामी दुनिया का जंगे मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में इस वक्त जारी ही हैं। कभी पाकिस्तान भारत में अगर कोई कशीदगी और जंग की सी सूरत हाल है तो सारी दुनिया उसको तवज्जो देती है। हर दूसरे रोज़ ये भी बात होती है कि रूस और यूक्रेन में अगर एक जंग जारी है तो उसकी सुलह कौन करवाएगा, कैसे होगी। मुलाकातें भी हो रही हैं, अमेरिका से भी अगर दबाव आ रहा है तो दूसरे मेज़बानी करने को भी तैयार हैं कि आए हमारे मुल्क में बैठ के बात करें। मगर एक और भी इस वक्त हम कह सकते हैं कि ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट है
जो दुनिया में हो रहा है, और लगता है कि सबको उसका मालूम है, मगर ना कोई उस पर तवज्जो दे रहा है, ना कोई उस पर बात कर रहा है, और ना कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जिक्र कर रहे हैं गजा का, जहां इजराइल जो है वो अपनी दहशतगर्द कार्रवाई जारी रखे हुए है। घर हो, अस्पताल हो, शहरी हो, औरत, बच्चे, कोई भी जो है वो बच नहीं रहा। बमबारी जारी है। We have lost count of the number of days this conflict has been going on. जो इजराइल है उसने अपनी जो फौजी रिजर्विस्ट हैं उनको भी बुला के इस सारी जेनोसाइड में हम कह सकते हैं शामिल कर दिया इसको। अब हम क्या कहें, जंग तो कह नहीं सकते, जंग में तो दो फरीक होते हैं। और जो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि वहाँ भूख और खुराक की किल्लत की एक बहुत बुरी सूरत हाल है। 6 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है। जो खुराक है या एड है किसी किस्म की, वो वहाँ इजराइल ने उसको जाने की इजाज़त नहीं दी है। बैनुल अक़वामी इदारे भी जो हैं वो बार बार इस पे बात कर रहे हैं, मगर मजाल नहीं है कि दुनिया की किसी मुल्क पर कोई असर पड़े और कोई इजराइल पे इसका प्रेशर डाले। जी, इस पे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं जलाल महमूद साहब, सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। सर, सवाल क्या पूछे आपसे, आप बस बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहली बात, सूरत हाल ये है, इसराइल ने बाकायदा गज़ा को कंट्रोल करने की पूरी इन्होंने अभी कोशिश कर रहे हैं। इतना फोर्सेस इन्होंने तलब किया है, शायद 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इतना फौज नहीं बुलाया जितना अभी बुलाया इन्होंने, और बाकायदा गज़ा पर कंट्रोल करने का इनका पूरा इरादा है। वैसे देखा जाए तो कंट्रोल हो चुका है गज़ा। जी, उन्होंने नेतन्याहू ने स्टेटमेंट भी दे दिया। इसमें इन्होंने तो बाकायदा ये कहा कि मैं बाई फोर्सली जोर ज़बरदस्ती में गज़ा पर कंट्रोल करूंगा, मैं कब्जा करूंगा, गज़ा को अपने अंदर यानी अपने कंट्रोल में ले लूंगा। अच्छा, सूरत हाल जो आपने पूछा मुझसे, देखिए सिर्फ इस पिछले 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर शहादतें 421। यू कैन इमेजिन दिस, 72 घंटे के अंदर 421 शहादतें, यानी 3 दिन के अंदर है। ठीक है, जख्मियों का तादाद मेरे ख्याल 2000 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त खान यूनिस शहर उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इत्तेफाक की बात है कि खान यूनिस में खुद भी हूँ और मेरे बहन भाई वहाँ पर 11 है, इनके बच्चे समेत 50 है। ठीक है, वो भी इस वक्त बेदर बेचारे, कई इनको जगह नहीं मिल रही कहीं जाने की। देखिए मेरे बच्चों के इस वक्त लाशें रोडों पे, इनको उठाना कोई वाला नहीं है। भूख प्यास के आपने जिक्र किया है, गज़ा के अंदर एक घूंट पानी तक नहीं है, एक रोटी तक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भी खुराक है नहीं है, दवाई है। इससे एक जो बमबारी है हस्पताल के ऊपर, वो हस्पताल वैसे बचे ही नहीं है, हस्पताल के ऊपर खेमों पर है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त सूरत हाल को क्या क़यामत सुग़रा कह लूँ या करबला सारी कह दूँ। लोग कहते हैं कि गज़ा आखिरी सांस ले रहे हैं। ठीक है, नहीं जी, गज़ा ने आखिरी सांस ले चुके हैं, गज़ा ख़त्म हो चुका है, गज़ा के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। और आपके सामने उम्मत मुस्लिमा का हाल देख रहे हैं, तमाशाई देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और अगर कोई आलमी बरादरी या उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फास्ट का मुराद यकीन क्विकली अगर कोई इकदाम ना किया गया है तो यकीन करें गज़ा के अवाम का जो कत्ल आम, इसमें इतनी इजाफा हो जाएगा कि आपकी तस्वुर में भी नहीं है। लिहाजा मेरी अपील है आलमी बरादरी से और ख़ास तौर पर हमारी उम्मती मुस्लिमा से कि वो कोई ऐसा क्विकली इकदाम करे कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे अवाम को बचाने के लिए। ये करते करते मुझे 20 महीना हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। सर, आपका ख्याल है कि कोई जो आप एक तरफ तो खैर कह रहे हैं शायद कोई बैनुल अक़वामी दुनिया से दबाव आए, मगर अगर इसके बाद क्या आपके ख्याल में इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक को भी के साथ भी यही सलूक करेगा अगर रोका ना गया तो? सिर्फ वेस्ट बैंक नहीं है, अगर आप देख ले तो इसराइल का जो प्लानिंग है वो तो अपना ग्रेटर इसराइल है।
हम सिर्फ वेस्ट बैंक का तो नंबर आएगा। ये तो फलस्तीन है वेस्ट बैंक, जिसको उर्दू में मगरबी किनारा कहते हैं, जहां इस वक्त हमारे हुकूमत में जो हुकूमत महमूद अब्बास के, इनका जो प्लानिंग है मगरबी किनारा भी है और भी मजीद अरब कंट्रीज में कुछ हिस्सा लेने की। जो आज खामोश है उनका भी हिस्सा जाए। यस, इसलिए ग्रेटर इसराइल बनेगी मोहतरमा, अगर इन केस अगर हमारे अरबों का यही सिचुएशन, यही हाल रहा, खामोशी, कोई भी इकदाम नहीं है, तमाशाई देख रहे, तो इनका नंबर भी आएगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल तो बनेगा। इनके अकीदा में यही है, इसराइल की यहूदियों की अकीदा जो इन्होंने जो जाली अकीदा इन्होंने बनाई है, इसके अंदर ये इनको हुक्म है कि जी इसराइल यहाँ से यहाँ तक है। और साथ साथ आपको मैं एक चीज भी याद दिला दूं, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, इन्होंने क्या जुमला कहा था? इन्होंने ये जुमला कहा था ना कि मिडिल ईस्ट मेरा डिस्क जितना है और मैं इसराइल को देख रहा हूं मेरा पेंसिल जितना है, और पेन को हाथ में लेकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिडिल ईस्ट पूरा एक दिन इसराइल बनना है, पूरा मिडिल ईस्ट में ही है, ठीक है? तो ग्रेटर इसराइल तो बनेगा मोहतरमा, अगर हमारे उम्मत मुस्लिम का या अरबों का यह यार रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए कुछ आप और कहना चाह रहे थे शायद मुझे। हाँ। जो इमदाद के बारे में मैं, अगर आप मुझे एक मिनट के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो बहुत से लोग इतराज करते हैं कि मेरी बातों पे कि भाई इमदाद के बारे में आप डिनाई करते हैं, आप कहते हैं कि जी इमदाद वहां पर नहीं जाते, और कई तरह तरह के लोग, जब मैं सच बोलता हूं तो बस इनकी नजरों में मैं मशकूक हो जाता हूं। मैं गजा के अवाम तक इमदाद पहुंचाने में मैं रुकावट बन रहा हूं या मैं रोक रहा हूं। नहीं भाई, खुदा के लिए सच बोलना लोगों को क्यों कड़वी लगती है? मैं दो बातें, प्लीज आप ये बात जरूर न शेयर कीजिएगा प्लीज, यानी मेरे को रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। जरा वक्त कम है। जी देखिए, इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ के लोगों ने खुद एतराफ किया है कि इस वक्त गजा की क्रॉसिंग बंद है और कोई भी किसी भी किस्म का कोई इमदाद नहीं जाता। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तानी अजीम अवाम ने जो गजा के लिए किया है, हम इससे मुनकर नहीं है, इसका इनकार हम नहीं कर सकते और ना हम करेंगे। लेकिन इस वक्त क्रॉसिंग बंद है, गजा बंद है, इस वक्त इमदाद जा नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता ये है, अगर जंग बंदी हो जाए और बॉर्डर खुल जाए तो वहां पर जरूर चीजें जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाल। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।